चलिए, आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज का यह हमारा पहला क्लास है जिसमें हम छत्तीसगढ़ शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि सीजी टेट वर्ग 3 और वर्ग 2 के लिए जो एलिजिबिलिटी है ना, वो हम पढ़ने वाले हैं। जिसमें सबसे पहला जो प्रथम भाग है, प्रीवियस ईयर ये क्वेश्चन पेपर है जिसमें हम 2011 का लेकर आए हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के सबसे पहले भाग में प्रश्न हल करेंगे। इसी प्रकार हर एक वीडियो में अलग अलग भाग के जो है वह प्रश्न हल करे जाएंगे। ठीक है, सभी विषय के प्रश्न को हल किया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न बना था वो बना था, सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है। तो जो सीखने की प्रोजेक्ट विधि है वो देखिए, वो थी उपरोक्त सभी के लिए, यानी कि जो प्रोजेक्ट विधि है ये किसके द्वारा दिया गया है, तो याद रखेंगे किलपैट्रिक के द्वारा दिया गया था। चलिए, तो देखिए, जो प्रोजेक्ट विधि है ये दिया गया था किलपैट्रिक के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया है? किलपैट्रिक के द्वारा। ठीक है, और ये जो है, यह जो सिद्धांत है, ये जो सीखने की विधि है, इसमें बच्चे जो है वह शैशवावस्था बस इसमें शामिल नहीं होता है। तो लिख लेंगे शैशवावस्था को छोड़कर बाकी सभी अवस्थाओं के लिए ये क्या होता है? उपयोगी होता है। ठीक है, तो शैशवावस्था बस शामिल नहीं होता है, बाकी सभी अवस्था जो है वह होता है। और जो प्रोजेक्ट विधि है किसके द्वारा दिया गया था? तो किलपैट्रिक के द्वारा दिया गया था। ठीक है, चलो दूसरा प्रश्न क्या है? तो दूसरा प्रश्न है, किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार सीखने का मतलब है ज्ञान निर्माण करना। देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है ज्ञान निर्माण। ठीक है, किसकी बात की गई है? ज्ञान निर्माण। और ज्ञान निर्माण की बात कौन करते हैं? तो कंस्ट्रक्टिविज्म करते हैं। और कंस्ट्रक्टिविज्म कौन होते हैं? तो हमारे जीन पियाजे, ये जो है वह कंस्ट्रक्टिविज्म है। ठीक है, जीन पियाजे जो है वह कंस्ट्रक्टिविज्म आते हैं। तो हमारा दूसरे प्रश्न का जो सही आंसर है वो है हमारा पियाजे। ठीक है, चलिए, तो देखिए पियाजे ने कितनी अवस्थाएं दी है? 4 अवस्थाओं के बारे में इन्होंने बताया है। ठीक है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, इसकी अवस्थाएं याद रखेंगे। तो देखिए, सबसे पहली अवस्था 0 से लेकर के 2 वर्ष की होती है, जिसे हम सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। सेंसरी मोटर स्टेज। ठीक है, दूसरा होता है 2 से लेकर के 7 वर्ष, यानी कि 2 से लेकर के 7 साल तक चलती है, जिसे हम पाक संक्रियात्मक स्टेज कहते हैं। प्री कॉन्क्रीट है ना, ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। प्री कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। फिर आता है 7 से लेकर के 11 साल के लिए, जिसे हम कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। कंक्रीट ऑपरेशनल कहते हैं। इसे हम मूर्त संक्रिया अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? तो मूर्त संक्रिया अवस्था कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं? मूर्त संक्रिया अवस्था। फिर आता है हमारा चौथा स्टेज, जो कि 11 से लेकर के 15 या 16 है ना, मतलब कि 15 साल लिखाता है, 16 वर्ष के तक चलता है। ठीक है, तो इसे 15 या 16 लिख सकते हैं। ये होता है हमारा औपचारिक, जिसे हम फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। फॉर्मल स्टेज। ठीक है, इसे हम अमूर्त भी बोलते हैं, अब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। ठीक है, तो अमूर्त अवस्था भी बोला जाता है। तो ये जो अवस्थाएं हैं ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, तीसरा प्रश्न क्या बोल रहा है? तो तीसरा प्रश्न बोल रहा है कि मूल्यांकन किया जाना चाहिए। मूल्यांकन किया जाना चाहिए, ऑप्शन दिया हुआ है। मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे, इसलिए मूल्यांकन किया जाना चाहिए। पता लगता है कि बच्चे की उपलब्धि का, यानी कि मूल्यांकन से क्या लगता है? पता चलता है बच्चे की उपलब्धि का। मूल्यांकन बच्चे के सीखने के स्तर का ज्ञान होता है और शिक्षक की उपलब्धि का पता लगता है। तो देखिए, बेस्ट ऑप्शन यहाँ पर ऑप्शन सी है, जिसमें बोला जा रहा है कि बच्चे के सीखने के स्तर का ज्ञान होता है ना। मूल्यांकन हम बच्चे के सीखने के स्तर को जांचने के लिए ही करते हैं। ठीक है, कि किस अवस्था में बच्चों को किस तरीके से शिक्षा दी जाए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए,
देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? चौथा प्रश्न, एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है एवं वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो बुद्धि लब्धि क्या होगी? ये वाला क्वेश्चन 2011 में बना हुआ है। तो देखिए हमें इसका जो फॉर्मूला है वो पता है, मेंटल एज बटे क्रोनोनिकल एज इनटू 100 होता है। किसका फार्मूला है? ये आईक्यू का। अब देखिए इसमें दिया हुआ है मेंटल एज कितना दिया हुआ है, तो 12 वर्ष। नीचे में क्रोनोनिकल एज दिया हुआ है 10 वर्ष। गुणा कर देंगे 100 से, 0 से 0 कैंसिल, और 12 का 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 120। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर हमें क्या मिल गया? ऑप्शन सी 120। ठीक है, चलिए अगला है परिपक्वता का संबंध होता है। ठीक है, देखिए परिपक्वता का संबंध किससे होता है? विकास से, बुद्धि से, रुचि से, या फिर सृजनात्मकता से। तो परिपक्वता जो है वह देखिए परिपक्वता मिच्योरिटी कब आती है? जब बच्चे का विकास होते जाता है ना। तो ये किससे संबंधित है? विकास से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्या है? तो अगला प्रश्न है अधिकार। देखिए छठवां प्रश्न क्या बोल रहा है कि अधिगम का व्यवहारिक सिद्धांत निम्न है। संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, स्कीनर का क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत, प्रबलन का सिद्धांत, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए जो छठवें प्रश्न है इसका जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, है ना। क्योंकि यहाँ पर अधिगम के व्यवहारिक सिद्धांत की बात की गई है ना। अधिगम के व्यवहारिक सिद्धांत में कौन कौन आ जाते हैं? थॉर्नडाइक का सिद्धांत, जिसे हम प्रबल संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत या फिर प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, तो ये तो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है, तो ये आएगा ही। स्किनर भी आएगा, क्योंकि स्किनर भी एक क्या है? बिहेवियरिज्म है। प्रबलन का सिद्धांत किसने दिया है? तो क्लार्क हल ने दिया है, और क्लार्क हल वो भी कौन है? बिहेवियरिज्म है ना। तो इस प्रकार से ये तीनों ही ऑप्शन क्या है? व्यवहारिक मनोवैज्ञानिक की है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है सातवां प्रश्न, ये क्या दिया हुआ है? शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू नहीं होता है। यानी कि जो 2009 है वो किसके लिए लागू नहीं होता है? निःशक्त बच्चे के लिए, 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चे के लिए, 14 से 18 वर्ष की आयु के लिए, नियमित यानी कि बच्चों की नियमित उपस्थिति के लिए। देखिए आरटीई जो 2009 है इसमें ये किसके लिए है? निःशक्त बच्चों के लिए, है ना। जिसमें क्या कहा गया है कि बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देना है। तो ये भी सही है, ये भी सही हो गया। 14 से लेकर के 18 वर्ष की बात कहीं भी नहीं कही गई है, लेकिन बच्चों की नियमित उपस्थिति यानी कि 100% जो अटेंडेंस है उसकी बात की गई है ना। तो इसकी बात की गई है, इसकी बात की गई है, और इसकी भी बात की गई है। इस वाले की बात नहीं की गई है। तो हमारा जो सही आंसर है नहीं में पूछा है ना। तो नहीं में कौन सा नहीं है? 14 से लेकर के 18 वर्ष के आयु के बच्चे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, आठवां प्रश्न। देखिए आठवां प्रश्न क्या है? राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है। यानी कि जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 है, एनसीएफ 2005 है, इसमें क्या कहा गया है? बहुभाषावाद कहा गया है। किसकी बात की गई है? मल्टीलिंगुअलिज्म की बात की गई है ना। चलिए इसमें देखिए नौवां प्रश्न है, इनमें से कौन पाठ्यचर्या एनसीएफ 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत नहीं है? तो देखिए एनसीएफ 2005 ने कितने मार्गदर्शी सिद्धांत बताए हैं? तो 5 मार्गदर्शी सिद्धांत बताए हुए हैं। ठीक है, जिसमें ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना है, पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त करना है, अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देना नहीं है। ठीक है, बच्चे का चहुमुखी विकास के अवसर उपलब्ध कराना ये भी है। देखिए अंग्रेजी भाषा में शिक्षा देने की बात नहीं की गई है ना, बल्कि कहा गया है कि मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा देना कहा गया है। ठीक है, तो ये मातृभाषा और भाषा में शिक्षा देना ये कोई सिद्धांत नहीं है, ये केवल उसके क्या थे? सुझाव थे, है ना। तो यहाँ पर सिद्धांत की बात की गई है। तो देखिए सिद्धांत क्या क्या है यहाँ पर दिया हुआ है, 5 सिद्धांत। एनसीएफ 2005 का मार्गदर्शी सिद्धांत निम्नलिखित है। ज्ञान को स्कूल के बाहरी जीवन से जोड़ना, पढ़ाई को रटन प्रणाली से मुक्त करना है, यानी कि बच्चे जो है वह रट कर सीखते हैं, उससे हमें बच्चे को ऐसे नॉलेज देना है, एक्सपीरियंशियल नॉलेज देना है, फैक्चुअल नॉलेज देना है ना,
जिसको वो प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण कर सके, यही इसका मेन उद्देश्य है। तीसरा है पाठ्यचर्या पाठ्य पुस्तक केंद्रित न रह जाए, यानी कि जो बच्चे होते हैं वो केवल पुस्तकीय ज्ञान न प्राप्त करें बल्कि वो व्यवहारिक ज्ञान भी प्राप्त करते चले। चौथा है परीक्षाओं को अधिक लचीला और कक्षा कक्षा के जीवन के साथ समेकित करना, यानी कि परीक्षा को ऐसे लिया जाना चाहिए कि बच्चे के आने वाले भविष्य में वो उपयोगी हो, है ना, बल्कि ऐसा नहीं लिया जाना चाहिए कि बच्चे के लिए परीक्षा जो है वह बहुत ज़्यादा हैवी हो जाए, बर्डन हो जाए। ठीक है। पांचवा है राष्ट्रीय मूल्यों के प्रति आस्थावान विद्यार्थी तैयार करना, यानी कि बच्चे को ऐसे विद्यार्थी बनाना जो वो राष्ट्र के लिए समर्पित रहे, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न क्या बोल रहा है कि तनाव और क्रोध की अवस्था है शैशवावस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या फिर वृद्धावस्था। तो देखिए तनाव और क्रोध की अवस्था कही जाती है किशोरावस्था, जिसे हम एडोलेसेंस कहते हैं, है ना। इसी अवस्था में बच्चे का जो परिवर्तन होता है वो कैसा होता है, अचानक होता है ना। स्टेनली हॉल ने किशोरावस्था को तनाव, क्रोध और बड़े दबाव की अवस्था कहा था। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे 11वां प्रश्न। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है। चलिए अगला जो प्रश्न है, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है। तो देखिए यह जो है वह बाल्यावस्था में होता है ना। शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास, है ना, किस अवस्था में होता है, तो बाल्यावस्था में स्टार्ट हो जाता है। इसे इरिक इरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत, है ना, के अंतर्गत इसे विभाजित किया गया था। जो इरिक इरिक्सन है उसने क्या किया गया, इरिक इरिक्सन के जो मनोसामाजिक सिद्धांत है वो कितनी अवस्था में बटा है, तो 8 अवस्थाओं में बटा हुआ है। कितनी अवस्थाओं में, 8 अवस्थाओं में। ठीक है। चलिए आगे देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति है जिज्ञासा। जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है, भय है, घृणा है, आश्चर्य है या फिर भूख है। तो देखिए जिज्ञासा का जो संबंध है वो है आश्चर्य से। ठीक है। अब यहाँ से एक मेन पॉइंट याद रखेंगे कि जो मैकडूगल है उन्होंने कितनी मूल प्रवृत्तियां दी हुई है, तो 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां दी हुई है। ठीक है। कितनी मूल प्रवृत्तियां दी है, तो 14 प्रकार की इन्होंने मूल प्रवृत्तियां दी है और उसके अलग अलग संवेग भी हैं। ठीक है। जितनी मूल प्रवृत्तियां हैं उतने ही उसके क्या है, संवेग है। चलिए आगे देखेंगे। चलिए देखिए 13 नंबर प्रश्न। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है। देखिए संवेदी, जिसे हम सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं, ये मैंने बताया था जन्म से लेकर के कहाँ तक चलती है, 2 वर्ष तक चलती है। ठीक है। चलिए अगला है विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। ये वाला क्वेश्चन, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है ज्ञान में वृद्धि, यानी कि विकास में वृद्धि। अब विकास कैसी होती है, गुणात्मक भी होती है और मात्रात्मक भी होती है। तो ज्ञान भी है, संवेग भी है, वजन भी है, लेकिन इसमें से जो बेस्ट ऑप्शन है वो इसमें देखिए आकार, सोच, समझ, कौशलों में वृद्धि। ये जो ज्ञान है ये समझ में आ गया, संवेग जो है वह मान के चलो कि उसके सोच समझ है ना, वजन जो है वह उसके आकार वगैरह में आ जाता है। ठीक है। तो ये क्या है, उसके संपूर्ण भाग यानी कि संपूर्ण क्षेत्र को बता रहा है। तो हमारा जो डी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, बेस्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला है 15 नंबर प्रश्न। बाल्यावस्था होती है। बाल्य अवस्था जो है वह देखिए 6 से लेकर के कितनी वर्ष तक चलती है, 12 वर्ष तक चलती है। ठीक है। कितनी वर्ष तक चलती है, सामान्य वर्गीकरण में 6 से लेकर के 12 वर्ष तक, या फिर कहीं कहीं पर 5 से लेकर के 12 वर्ष तक दिया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है 5 वर्ष तक, यानी कि पीछे को पूछा जा रहा है, तो ये चलती है 12 वर्ष तक। कितनी अवस्था तक चलती है, 12 वर्ष तक चलती है। अगला प्रश्न देखिए, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि शारीरिक और गत्यात्मक विकास है, संवेगात्मक देखिए संवेग जो है वह बुद्धि से या फिर उस अपने संवेग है ना, तो संवेग जो है वह हमारे इमोशन से है। तो शरीर इमोशन है क्या, नहीं है, तो ये तो ऑप्शन ऐसे ही कट हो गया। संज्ञान है क्या, यानी कि शरीर जो है वह
बोध से रिलेटेड है क्या? नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। नैतिक से भी रिलेटेड नहीं है। तो शरीर के आकार में जो वृद्धि होती है वो किससे रिलेटेड होती है? शारीरिक और गत्यात्मक विकास से। ठीक है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला है 17 नंबर प्रश्न, शारीरिक विकास का क्षेत्र है। शारीरिक विकास का क्षेत्र कहलाता है स्नायु मंडल। क्या कहलाता है? स्नायु मंडल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है? वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा के लिए कहा गया है। वर्तमान में जो निःशक्त बच्चे हैं उसकी शिक्षा के लिए कहा गया है समावेशी शिक्षा। यानी कि बच्चे को अब हमें कैसी शिक्षा देनी है? समावेशी शिक्षा देनी है, जिसमें सामान्य बच्चे, विशेष प्रकार के बच्चे और पिछड़े बच्चे हैं ना, सभी साथ में पढ़े और आगे बढ़े। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, व्यक्तित्व विकास की अवस्था है। व्यक्तित्व विकास की अवस्था, तो व्यक्ति में हम कितने प्रकार के विकास देखते हैं? तो बहुत सारे है ना, अलग अलग क्षेत्र हैं, जिसमें शारीरिक हो जाता है, मानसिक हो जाता है, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक, है ना, बौद्धिक। तो ये सभी जो विकास है वो कैसे विकास है? अधिगम और वृद्धि दोनों से संबंधित होते हैं। किससे संबंधित होते हैं? अधिगम और वृद्धि दोनों से संबंधित होते हैं। न कि उपचार कर रहे हैं यहाँ पर, तो उपचार हम कर ही नहीं रहे हैं, व्यक्तिवृत्त अध्ययन भी नहीं कर रहे हैं ना, हम किसी एक ही व्यक्ति को लेकर के अध्ययन नहीं करते हैं इसमें। ठीक है, चलिए अगला है 20 नंबर प्रश्न, यदि आपकी कक्षा का बच्चा सी को डी तथा डी को सी पढ़े लिखे तो वह कौन से रोग से पीड़ित है? अब देखिए यह जो है क्या बोल रहा है? पढ़ने और लिखने से संबंधित किसको बता रहा है? अक्षमता को बता रहा है ना, रोग को बता रहा है। तो पढ़ने और लिखने से संबंधित जो अक्षमता होती है उसे हम क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया कहते हैं। क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया कहते हैं, ना कि मलेरिया, फाइलेरिया, टाइफाइड कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न 21 नंबर, दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार हो जाता है। दूसरे वर्ष के अंत तक जो शिशु है ना, इसका जो शब्द भंडार है वो कितना हो जाता है? 100 हो जाता है ना, दूसरे वर्ष के अंत तक। जब 3 वर्ष का होता है, 3 वर्ष का होता है बच्चा, है ना, तो 200 शब्द तक उसमें आ जाते हैं, है ना, जब 3 वर्ष तक। ये दोनों याद रखेंगे। देखिए 0 से लेकर के अगर आपको 2 वर्ष के बीच में पूछा जाए तो कितने शब्द मिलेंगे आपको? 100 शब्द मिलेंगे। कितने शब्द मिलेंगे? 100 शब्द मिलेंगे। अगर यही जो है वह 3 वर्ष तक पूछा जाता, 3 वर्ष तक पूछा जाता तो हम कितने शब्द लेते? 200 शब्द लेते। ठीक है, 200 शब्द भंडार बच्चे में आ जाता है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है 22 नंबर, आरटी एक्ट 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में शिक्षकों को प्रति सप्ताह कुल कितने घंटे की योजना बनाकर कार्य करना होता है? तो देखिए प्राथमिक विद्यालय है ना, किस विद्यालय की बात की गई है? प्राथमिक विद्यालय की बात की गई है। प्रति सप्ताह पूछा है तो कितने घंटे होते हैं? 45 घंटे होते हैं। ठीक है, कितने घंटे होते हैं? 45 घंटे होते हैं। देखिए पहली से लेकर के 5वीं कक्षा 200 कार्य दिवस प्रति वर्ष के लिए होता है ना। 200 जो कार्य दिवस है, मतलब कि एक साल में कितने दिन? 200 दिन, पहली से लेकर के 5वीं कक्षा में। और 800 घंटे कुल हमें कार्य करने होते हैं। 6वीं से लेकर के 8वीं तक में हमें कितने कार्य करने होते हैं? 200 कार्य करने, 220 कार्य करने होते हैं और 1000 घंटे हमें पूरे करने होते हैं। यानी कि 220 दिनों में कितने घंटे करने हैं? हमें 1000 घंटे काम करने होते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए 23 नंबर। देखिए 23 नंबर प्रश्न है, बच्चों की रुचि। देखिए 23 नंबर प्रश्न है, बच्चों की रुचि बनाए रखने के लिए आप कौन सी विधि का चयन करेंगे? यानी कि बच्चों की रुचि हमें क्या करना है? क्लास में बनाए रखना है। तो बच्चों को पढ़कर आने के लिए कहेंगे और प्रश्न पूछेंगे, स्वयं गतिविधि करेंगे और बच्चों को बताएंगे, आप गतिविधि में बच्चों को शामिल करेंगे, और डी ऑप्शन है बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए देंगे। तो देखिए बच्चों की जो रुचि बनाए रखना है, तो सबसे पहले हम किस क्लास की बात कर रहे हैं या किस क्लास के एग्जाम दे रहे हैं
वो ज़्यादा मैटर करता है ना। तो हम यहाँ पर 0 से लेकर के कितने कक्षा के बच्चे की बात कर रहे हैं, सॉरी 1 से लेकर के 5वीं क्लास की बात कर रहे हैं ना। 1 से लेकर के 5वीं क्लास तक के बच्चे होंगे, तो 1 से लेकर के 5वीं क्लास के बच्चों के लिए सबसे अच्छी विधि होती है खेल विधि। क्या होती है? खेल विधि। तो बच्चे को खेल में हम क्या करते हैं, स्वयं बच्चे यहाँ पर करके सीखते हैं। स्वयं क्या करते हैं बच्चे? करके सीखते हैं, ठीक है। तो लर्निंग बाय डूइंग करते हैं, इस वजह से इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बच्चों को स्वयं गतिविधि करने के लिए हम देंगे, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा बेस्ट ऑप्शन, ठीक है। अगला है 24 नंबर प्रश्न, व्यक्तित्व स्थायी समायोजन है, यानी कि जो व्यक्तित्व है वो स्थायी समायोजन है पर्यावरण के साथ, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ, या फिर उपरोक्त सभी। तो देखिए व्यक्तित्व हमारा कैसा होता है, पर्यावरण, जीवन, प्रकृति है ना, सभी से क्या होता है, संबंधित रहता है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो उपरोक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि व्यक्तित्व का विकास कैसे होता है, हमारे सभी पक्ष से रिलेटेड रहता है ना। तो सभी पक्ष से रिलेटेड है, तो यहाँ पर ये सारे आ जाएंगे, ठीक है। चलिए अगला है 25 नंबर प्रश्न, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है। देखिए यहाँ पर नहीं वाला पूछा है ना, तो नहीं वाला पूछा है, विशेषता नहीं है पूछा है। सीखने की प्रक्रिया में बच्चे तीव्र होते हैं, ये सही है। जिज्ञासा की उनमें प्रवृत्ति पाई जाती है, ठीक है। अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति होती है, यानी कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो दूसरे का अनुकरण करके ही सीखते हैं, है ना। बच्चे में जो शैशवावस्था है, शैशवावस्था यानी कि यहाँ पर 0 से लेकर के 2 या फिर 5 वर्ष है ना, सामान्य वर्गीकरण में देखेंगे तो 5 वर्ष तक। तो 5 वर्ष तक के बच्चे में चिंतन जो है वह विकास नहीं हुआ रहता है, ठीक है। चिंतन का विकास नहीं हुआ रहता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा गलत ऑप्शन, और गलत ही पूछा गया था, तो डी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न है 26 नंबर। 26 नंबर क्या बोल रहा है कि सीखने के नियम के प्रतिपादक है। सीखने के नियम किसने दिए हुए हैं, तो थॉर्नडाइक ने दिया हुआ है। किसने दिया हुआ है? थॉर्नडाइक ने सीखने के 2 प्रकार के नियम बताए हैं, जिसमें से देखिए सबसे पहला आता है उनका मुख्य नियम, यहाँ पर दिया हुआ है। सबसे पहला आता है मुख्य नियम, है ना। इन्होंने सीखने के 3 नियम, मुख्य नियम, है ना। सीखने के मुख्य नियम, या फिर देखिए यहाँ पर तो कितने ऐसे पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन अगर पूछा गया कि थॉर्नडाइक ने सीखने के कितने नियम दिए हैं, तो हम उसके मुख्य नियम को ही बताते हैं, है ना। तो मुख्य नियम में कितने नियम आते हैं? 3 नियम आते हैं, जिसमें तत्परता, प्रयोग यानी कि अभ्यास हो गया, और प्रभाव यानी कि इफेक्ट, ठीक है। तत्परता, अभ्यास और प्रभाव, ये 3 नियम होते हैं। 5 इसके गौड़ नियम हैं, जिसमें बहुप्रतिक्रिया, अभिवृत्ति, आंशिक क्रिया, आत्मज्ञान, या फिर 5वां है संबंध परिवर्तन का नियम। परिवर्तन का नियम, इसी को हम साहचर्य नियम भी कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला है 27 नंबर प्रश्न। देखिए 27 नंबर प्रश्न क्या है, पिछड़े बालक ऐसे बच्चे होते हैं। ये जो टॉपिक है समावेशी शिक्षा से रिलेटेड है ना। पिछड़े बालक ऐसे बच्चे होते हैं, सीखने की गति धीमी हो, बुद्धि लब्धि स्तर 80 से 90 हो, मानसिक रूप से अस्वस्थ और असमायोजित व्यवहार करते हैं। तो देखिए ये सारे क्या है, पिछड़े बालकों की विशेषता है, ठीक है। तो उपरोक्त सभी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए जो पिछड़े बालक होते हैं वो कैसे होते हैं, शारीरिक दोष वाले होते हैं, मानसिक दृष्टि से पिछड़ेपन होते हैं, संवेगात्मक दृष्टि से भी क्या होते हैं, पिछड़े होते हैं, शिक्षा का उनमें क्या होता है, अभाव होता है, वातावरण और परिस्थिति में अपने आप को सही ढंग से समायोजित नहीं कर पाते हैं, है ना। चलिए अगला है 28 नंबर प्रश्न। चलिए देखिए 28 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। धीमी लिखा है तो ये एक को काट देंगे, ये एक धीमी की बात कर रहा है ना। सतत और धीमी प्रक्रिया है, किसने कहा है, तो ये कहा है स्किनर ने। किसने कहा था, स्किनर ने कहा था, ठीक है। अगला है 29 नंबर,
संवेगों की उत्पत्ति होती है। मूल प्रवृत्ति से, गत्यात्मक क्रियाएं से, पोषण से, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो सही आंसर है वो है मूल प्रवृत्ति। संवेग की जो उत्पत्ति होती है वो किससे होती है? मूल प्रवृत्ति से होती। तो देखिए मूल प्रवृत्ति वाले चैप्टर से कितने प्रश्न आए हैं? 2 प्रश्न आए हैं, है ना। तो इसी प्रकार ऐसे ही आप टॉपिक को रिलेट करते जाइए और टॉपिक को पढ़ते जाइए, ठीक है। कितनी मूल प्रवृत्तियां होती है? तो 14 प्रकार के संवेग और 14 प्रकार की क्या होती हैं? मूल प्रवृत्तियां होती है, ठीक है। अगर आपको मूल प्रवृत्ति नहीं पता होगा तो प्लेलिस्ट में जाकर के आप CDP वाले सेक्शन में चेक कर सकते हैं, है ना। चलिए